नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 5 राज्यों में चुनावी तैयारियां और कोरोना काल के बीच शहरों में बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा पहुंच गई है। पिछले 17 हफ्ते में शहरी बेरोजगारी ने पहली बार दहाई का आंकड़ा छुआ है और ग्रामीण बेरोजगारी 9 हफ्तों में सबसे ज्यादा है। यहाँ विपक्ष जहां महंगाई और रोजगार को मुद्दा बना रहा है, तो वहीं बढ़ती बेरोजगारी दर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि दिसंबर में देश की बेरोजगारी दर 7.9% हो गई है, जबकि नवंबर में ये दर 7% ही थी। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2021 में बेरोजगारी दर 8.3% रहने के बाद दिसंबर में अब तक के वक्त में सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक शहरों में तो बेरोजगारी दर 9.3 पहुंच गई है, जबकि पिछले महीने ये 8.2 ही थी। हालांकि ये आंकड़ा ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच रोजी रोजगार पर पड़ने वाले असर की आशंका का संकेत है, लेकिन चुनावी साल में ये केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी शासित सरकारों के लिए परेशानी का सबब है। हालांकि बेरोजगारी दर के मामले में 34% के साथ हरियाणा अव्वल है, तो राजस्थान 27% के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं झारखंड में बेरोजगारी दर करीब 17% है, तो बिहार में 16%। इन चारों राज्यों में से 2 में बीजेपी शासित सरकारें हैं। इसके बाद त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी बेरोजगारी दर दहाई का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं चुनावी राज्यों पर नजर डाली जाए तो वहां भी स्थिति खासी गंभीर है। चुनाव के लिहाज से सबसे अहम माने जा रहे उत्तर प्रदेश में इस समय बेरोजगारी दर 4.9%, तो उत्तराखंड में 5.0% पहुंच गई है। गोवा में बेरोजगारी रिकॉर्ड 12% और पंजाब में 6.8% हो चुकी है, तो मणिपुर में भी बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है। ऐसे में 4 चुनावी राज्यों में विपक्ष को बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल सकता है। यही वजह है कि चुनावी लड़ाई जिंदगी से जुड़े असल मुद्दों से भटकाकर मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान और हिंदुत्व की तरफ ले जाई जा रही है। यूपी में मथुरा का मुद्दा जमकर उछालने की तैयारी है। वहीं विपक्ष भी मुद्दों से भटका हुआ है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को मनाने के लिए परशुराम जयंती मना रही है। वहीं रोजी रोजगार से हटकर कांग्रेस लड़कियों की मैराथन करवा रही है। कुल मिलाकर सब अपने अपने वोटों के गणित के मुताबिक चुनावी कवायद में जुटे हुए हैं। बीजेपी इसका ठीकरा कोरोना पर फोड़ रही है, जबकि इन राज्यों में बेरोजगारी ही असली महामारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बेरोजगारी असली वजह है, असली मुद्दा है, असली ये कहा जा सकता है कि एक अहम विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगारी पर बहस नहीं हो रही, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही। बेरोजगारी चुनावों में अहम विषय नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा हिंदू मुस्लिम है, मुद्दा है तमाम धर्म, मुद्दा है और तमाम चीजें। लेकिन दरअसल बेरोजगारी की बात क्यों नहीं हो रही, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रमाकांत मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, लीडर हैं बीजेपी के। विजय कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि लीडर है कांग्रेस के। अमन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा रमाकांत मिश्रा जी आपसे है। सर, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही सर? बेरोजगारी तो 17 हफ्तों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। नेहा जी, बिल्कुल बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। देश में 135 करोड़ जनता है, उनके रोजगार की बात होनी चाहिए। ये तो कभी भाजपा शासित हो या कहीं से भी केंद्र सरकार की, हर एक मुद्दे को लेकर के संवेदनशील है। लेकिन बेरोजगारी की जहां तक बात है, अगर मैं आपको बताऊं तो दिसंबर में जिस तरह से CMI का डाटा जो आया है, ये 7.9 का, तो देखिए इसमें अर्बन और इसमें जो रूरल एरिया है इसमें भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। अर्बन में कुछ ज्यादा है, रूरल में कम है। लेकिन इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन जो कोरोना का नया वेरिएंट है, ये किस तरह से असर डाल रही है। अगर हम देखेंगे तो ये वैश्विक चुनौतियां हैं। अगर हम किसी विकसित देश की अगर बात करें, आज अगर 2014 की बात करें, अगर हम ब्राजील की बात करें तो वहां पर 6.66 था, लेकिन वही 2020 में जाकर के 13.5% हो गया। USA की बात करें 2020 में 8.31% था। हम यहाँ पर ये जरूर है जो कि अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हम जिस तरह से
रोजगार के मामले के ऊपर में और विषय के मामले के ऊपर में संवेदनशील है। उसी तरह से इस चुनौतियों से निपटने के लिए जैसे नए डॉक्टर से कह रहे हैं अभी भी रमाकांत मिश्रा जी कि कोरोना तो कहीं नहीं जाएगा, यानी कि हम ये कहें आपकी बातों का मैं ये निचोड़ निकालूं कि कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए बेरोजगारी को झेलने के लिए आप तैयार हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना का जिस तरह से अभी आज की बात बता रहा हूं, आज दिल्ली के उपराज्यपाल की डीडीएमए के साथ बैठक हुई है और वीकेंड कर्फ्यू का घोषणा किया गया है। शनिवार रविवार को दिल्ली में सारे एक्टिविटीज बंद रहेंगे। तो इस तरह के जो पार्सली आपको लॉकडाउन स्टेट द्वारा जिस तरह से लगाए जा रहे हैं, ये तो असर तो कहीं ना कहीं करेगा ही, मार्केट के ऊपर में सर, ये आज का आंकड़ा है क्या? विजय कौशिक जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार रोजगार देने में नाकाम है? नहीं, मैं ये चीज नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर आपको कह रहा हूँ। विजय कौशिक जी से सवाल है, मैं लौटती हूँ सर आपके पास। विजय जी, देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन किस चीज के ऊपर वोट मांग रहा है। मैं पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल की हिम्मत है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे को आप जनता के बीच में उठा रहे हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव में कहती है कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया है, उस नाम पर वोट चाहिए। अखिलेश यादव और 4 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि उन्हें कृष्ण जी ने दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दे दिया सरकार बनने का। मैं ये कहता हूँ कि राम और कृष्ण दोनों मेरे सपने में आए, दोनों भगवान। मैंने उनसे पूछा, प्रभु इन लोगों ने काम कुछ नहीं किया, इनके राज में गुंडागर्दी रही है, बेरोजगारी है और दूसरी समस्याएं हैं, तो आप इन्हें आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? तो भगवान ने मेरे से कहा कि बेटा, जैसे ये जुमले छोड़ते हैं ऐसे मैंने भी इन्हें एक जुमला दे दिया है और इनको एक तसल्ली दे दी है ताकि ये भुलावे में रहें और जनता इन्हें सही समय पर सही सबक सिखा सके। तो असलियत यही है। देखिए, आप एक चीज देखिए ना, क्राइम के आंकड़े उठाकर देखिए आप राज्यवार, आप पाएंगे कि क्राइम में बड़ी भारी बढ़ोतरी हुई है। क्यों? बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, क्राइम की भी बात करेंगे, फिलहाल बात जब बेरोजगारी की हो रही है, मैं अमन जी का रुख करूं, उससे पहले रमाकांत मिश्रा जी इसका जवाब दे दीजिए। कहना चाहता हूँ, ये सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से फेल रही है। जीडीपी भी आज केवल 2.5-3% रह गई है। तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी देश के सामने एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या है। ठीक है, और ये लोग केवल जुमले छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये जुमलेबाजी की सरकार जो जिस तरह से चल रही है या फिर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर, मिश्रा जी, क्या वाकई आपको लगता है कि एक बार फिर से जनता जुमलेबाजी में फंस जाएगी? क्या एक बार फिर से जनता अयोध्या, काशी और मथुरा की बात में फंस जाएगी, हिंदुत्व के मुद्दे पर फंस जाएगी, या फिर अब युवा ये कहेगा कि रोजगार कितना मिला, बेरोजगारी कितनी है? इस पे जवाब दीजिए मिश्रा जी। चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि कोरोना काल की वजह से, जिस बात का जिक्र अभी मिश्रा जी कर रहे थे, कोरोना काल की वजह से बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, या फिर वजह कुछ और है? सरकार की नीतियां खराब है, नाकामी है, ये एक मुख्य वजह है? देखिए जी, पहली बात तो जो बात है कि बेरोजगारी का जो इशू है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और भारत की सरकार को और विश्व की सरकारों को इसकी बड़ी चिंता है और भारत की सरकार कोशिश भी कर रही है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएं और कुछ ना किसी से रिजॉल्व किया जाए। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान में जैसे सीएमआई के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा दिसंबर के 2021 के आंकड़ों के बेसिस पे कि करीबन 8.3 मिलियन जो है लोग आए हैं जॉब मार्केट के अंदर, एडिशनल जॉब मार्केट में आए हैं। मतलब 80.3 का मतलब वो 83 लाख के करीब जो है लोग आए हैं, जिसमें से करीबन जो है 4 मिलियन के करीब, मतलब 40 लाख के करीब जो लोग हैं उनको जॉब मिल गया है। ठीक है जी, तो ये जो आए और उनमें से कुछ को जॉब मिल गया, तो ये तो है कि मार्केट ग्रो कर रही है, मार्केट में बूस्ट आया है, जो जीडीपी के भी आंकड़ों से, जीएसटी के भी आंकड़ों से दिखाई दे रहा है, और आंकड़ों से भी दिखाई दे रहा है कि बूस्ट आया है। हम एक तरह से चले हैं जिससे सिर्फ हिंदुस्तानी पूरे विश्व की मार्केट हिली हुई थी, और अगर हम विश्व की सिचुएशन देखें तो मैंने काफी सारे देशों के इंडेक्स देखे जो पिछले साल के हैं, उसमें करीबन 4.5% से लेके 16.85% तक, मतलब 17% के तक की अनएम्प्लॉयमेंट देश से देश में वेरी कर रही है, अलग अलग देशों के अंदर, जिसमें बड़े देश भी हैं, मीडियम साइज देश भी हैं, छोटे देश के अंदर भी हैं। तो ये ऐसा है कि पहली बात तो हम लोग इस जो बीमारी की वजह से जो प्रॉब्लम आई है सिस्टम में, और जो हमारी देश की इकोनॉमी में डगडगाई है
इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में आंकड़े बढ़े हैं सबके। अब ये देखना है कि कोई सरकार कदम ले रही है उसको करने के लिए कम या नहीं ले रही है। और सीएमआई के जो आंकड़े हैं जो दिखा रहे हैं बात की इतना एकदम से नए लोग आए और इतने लोगों को जॉब मिल भी गया, ये भी क्लियर दिखाते हैं कि सरकार के जो कुछ कदम हैं वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पर जिस तरीके से बढ़ने चाहिए, जिस स्पीड से बढ़ने चाहिए उस तरीके से बढ़ते नजर नहीं आ रहे। अब मैं व्यक्तिगत की बात करूं, हमारी इंस्टीट्यूशन ने, जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, काफी सारी जॉब ओपनिंग्स अनाउंस कर रखी है, बिकॉज काफी सारे लोग हमारे दिल्ली से आते थे जो अब आ नहीं पाते हैं, तो वैकेंसीज हो गई। उसके अलावा और भी हमें ग्रोथ करनी है, उसके लिए हमने अनाउंस कर रखी है। पर हमारे पास लोग ही नहीं आते हैं, जो आते हैं वो कहते हैं अभी हम नहीं आएंगे, हम 1 महीने के बाद से ज्वाइन करेंगे, हमें डर लगता है, ओमिक्रॉन है, कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ये जो एक डर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, उस डर को जब तक हम थोड़ा कम नहीं करेंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है हिंदुस्तान में वो नहीं बढ़ेगी। आज भी जो काफी सारे नहीं, अमन जी इस पे स्पष्टीकरण दीजिए। क्या वाकई आपको लगता है कि इससे पहले जब ओमिक्रॉन नहीं आया था, जब पूरा तरह से कोरोना नहीं आया था, उससे पहले क्या देश में बेरोजगारी दर कम थी या बहुत कम थी? क्या अर्थव्यवस्था देश की बेहतर थी, जो हम ये कहें कि कोरोना की वजह से जी अर्थव्यवस्था खराब हो गई, बेरोजगारी दर बढ़ गई? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है। पहली बात, बेरोजगारी की सिचुएशन बहुत अच्छी उस समय भी नहीं थी, तो उस समय में और आज के अंदर फर्क है। 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जो सिचुएशन थी और आज की सिचुएशन थोड़ा फर्क है। उस समय काफी सारे हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो है डाउन तरफ की जब जा रहे थे स्टैटिस्टिक्स के मामले में। आज जो है काफी सारी इंडस्ट्री, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने 20 से लेके 30% की रफ्तार पिछले 6 महीने में देखी है, जो पिछले 10 साल में डाउन जाती नजर आ रही थी। काफी सारी इंडस्ट्रीज है जिनको रिवैम्प करके, रिस्ट्रक्चर करके बढ़ोतरी देखने को मिली है। एमएसएमई सेक्टर में मिक्स रिएक्शन मिल रहा है, जैसे कुछ जगह तो बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला, कुछ जगह काफी फॉल देखने। तो जो रीओरिएंटेशन हो रहा है, अगर हम लेबर पे देखें, जो लेबर रेट चार्जेस होते थे वो ऑलमोस्ट दुगने हो गए हैं लेबर के। और क्या जब कोरोना नहीं आया था उससे पहले बेरोजगारी दर कम थी क्या? क्या उससे पहले अर्थव्यवस्था ठीक थी क्या? एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए हमारे पास क्या है तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। इंडिया के पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। एग्रीकल्चर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज हो गई। तो हमारे पास जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और जब इस तरह की एपिडेमिक आती है तो निश्चित तौर के ऊपर में प्रभाव डालती है। लेकिन सर, मैं तो पहले की बात कर रही हूँ ना, मैं तो कोरोना काल की बात ही नहीं कर रही। मैं तो कह रही हूँ पहले हालात बेहतर थे क्या? बिल्कुल, मैं वही चीज आ रहा हूँ। उसके बाद अगर मान लीजिए अगर 2018-19 से पहले की अगर बात करें तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, हर एक के ऊपर में जिस तरह से जीडीपी का जिस तरह से उछाल था, तो वो चीज अभी आपको अब नजर नहीं आती। बहुत सारे देखेंगे जगह पर जहां पर अगर पोल्यूशन की वजह से हो, चाहे कोरोना की वजह से हो, बहुत सारे सरकार की नीतियों की वजह से ना हो। सरकार अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री क्यों कर रही है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए क्या? जब दावे और वायदे किए जाते हैं चुनावों में और ये कहा जाता है कि हम तो जी रोजगार देंगे, उस वक्त नहीं सोचा जाता कि देश का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश में हमारे पास कितने संसाधन हैं, देश में क्या हम इतने रोजगार दे पाएंगे? तब तो दावे और वायदे किए जाते हैं। सर, बिल्कुल पूछना चाहिए, ये जनता का भी अधिकार है और सभी का अधिकार है। आज अगर हम केंद्र में बैठे हुए हैं तो निश्चित है उसका दायित्व जो है तो हम और पार्टियों से ज्यादा हमारे ऊपर में दायित्व है, तो निश्चित तौर पर पूछे जाने चाहिए, उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर परिस्थितियों को अगर देखते हुए अगर बात करें तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो सरकार को ही अगर आप कटघरे में खड़े करेंगे, लेकिन कहां तक जायज है, मैं वो भी जरा पूछना चाहता हूं। पहली बात। दूसरी बात, हर एक चीज के लिए दायित्व है, जिम्मेदारियां भी है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से रूरल हो, चाहे अर्बन सेक्टर की बात हो, चाहे आपने देखा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहां पर मेन पावर की बात आई थी, अभी हमारे जो विश्लेषक थे उन्होंने भी इस चीज को कहा है, जो कि जब हम जॉब की बात करते हैं और अपॉइंटमेंट देने की बात करते हैं तो कहते हैं कि अभी ओमिक्रॉन का वेरिएंट अभी जो है तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इस वजह से 1 महीने के बाद करेंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर जो है सो काम करते हैं। जब हम जब हम कोई डाटा तैयार करते हैं तो हर एक चीज का ऊपर में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, विजय कौशिक जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कौशिक जी रखिए अपनी बात। देखिए, मैं ये कहना आती हूँ अमन जी, आपके पास आती हूँ। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन इनकी नीतियां सही नहीं थी। सबसे पहले नोटबंदी का इनका डिसीजन गलत था, उसके बाद में जीएसटी 28% तक लगाना इनका निर्णय गलत था। जो विदेशी पूंजी निवेश, लेकिन विपक्ष भी कहाँ बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है? कौशिक जी मुझे बताइए ना,
अगर मेरी हिंदुत्व की सुन पिच लीजिए। पर कोशिश करती है तो आप तो खुशी खुशी आ जाते हैं उस पर बयानबाजी करने के लिए। क्यों बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा? सुन तो लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी नीतियों से जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो उसका एकदम से भत्ता बैठ गया। पहली बार है आजादी के बाद कि जब 2 बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फंड होता है उसमें से 2 बार रिजर्व फंड में से पैसा ले चुकी है सरकार। तो बेरोजगारी तो आनी है, जब काम नहीं होंगे, धंधे नहीं होंगे। विदेशी पूंजी निवेश के सहारे थे, लेकिन विदेशी पूंजी निवेश भी भारत के अंदर कुछ नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल छीनने का काम किया। कोरोना शुरुआत में एक बीमारी था, आज इनके लिए एक हथियार है। आप मुझे बताइए, रैलियों से कोरोना नहीं फैलता, चुनावों से कोरोना नहीं फैलता, और जब वैक्सीन कंपनियों का उत्पादन 10 या 20% रह जाता है तो उस वैक्सीन को मार्केट में बेचने के लिए ओमिक्रॉन फैल जाता है। जबकि विदेश के वैज्ञानिक जवाब दीजिए मिश्रा जी कि जो ओमिक्रॉन है वो डेल्टा जितना खतरनाक नहीं है। इस लोगों ने, यहाँ के लोगों ने डेल्टा वेरिएंट को झेल लिया जो कि भारत में पैदा हुआ था, भारत में म्यूटेंट हुआ था वैक्सीनेशन के कारण। अभी संदीप जी कह रहे थे, नेहा जी अभी कह रहे हैं की आड़ ले रहे हैं। ये जब अभी बात करते हैं इतने संवेदनशील होकर के जब चैनलों पे बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई तो मत नहीं है। लेकिन इनके लिए न बेरोजगारी कोई मुद्दा कभी रहा न कभी किसी तरह के। आज अगर ये संवेदनशील होते अगर तो ये अगर मानसून सत्र की बात कर रहा हूँ या शीतकालीन सत्र की बात कर रहा हूँ तो सदन के पटल पर ही अपनी बात रख सकते थे। लेकिन इनके लिए सदन के पटल पे क्या अपनी बात रखे? आपने तो तमाम सांसदों की ड्यूटी उन राज्यों में लगा दी जहां पर चुनाव होने वाले हैं। सदन पे विपक्ष क्या अपनी बात रखे जब सत्ता पक्षी वहां मौजूद नहीं है? मैं वही आ रहा हूँ मैं जैसे अभी बड़े कौशिक साहब बिल्कुल बड़े ही संवेदनशील होकर के इस तरह की बातें कर रहे थे, बेरोजगारी। चैनलों पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन्हीं के नेता सदन के पटल के ऊपर में अगर आप बात करेंगे तो न बेरोजगारी इनके लिए मुद्दा है, न कोई मानसून सत्र में 215 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया, और शीतकालीन सत्र की बात करें तो कोई विषय ही नहीं उठा दिया इन्होंने। लेकिन जहां तक बात है ये ढोंगी, ये जो कांग्रेस है ये ढोंगी है और बिल्कुल अवसरवादी पार्टियां हैं ये, और अवसर आने के बाद इनके ठीक है अमन जी, ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है सर, ऐसे जाया मत करिए वक्त को। ठीक है, संवेदनशीलता नजर आती है सदन के पटल के ऊपर में। ठीक है अमन जी, अब सवाल नहीं ऐसे नहीं अमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि इसमें कोई दो राय नहीं है सर, कोरोना की वजह से बेरोजगारी दर बढ़ी है, जिस बात का जिक्र आपने भी किया, लेकिन अब और सरकार को किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके? नहीं, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं। बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं इसके बारे में। अगर हम पहले मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा कि अगर हम डेटा को देखें 2010 के बाद से लेके 2019 तक एवरेज जो अनएम्प्लॉयमेंट रहा है वो करीबन 5.5% के करीब रहा है। ठीक है जी, जैसे 2010 में 5.65 था, 11 में 5.65, 2012 में 5.66 था, 2014 में 5.6 के आसपास, 2015 में 5.56, तो करीबन सीधी, और 2019 में जाके 5.27 हुआ, 2020 में जाके 7.11 हो गया। CMI का देखें 7.2 देते हैं वो, ठीक है जी, तो ये 7.1 के आसपास रहा। अब इस साल का अगर हम देखेंगे तो वो भी करीबन 7% के आसपास ही आएगा, क्योंकि कुछ महीनों में कम रहा है, कुछ महीनों में, जैसे अभी लेटेस्ट आया है फिगर दिसंबर का, उसमें ज्यादा है, 7.9 के आसपास आ रहा है। तो पहली चीज ये जो वेरिएबल हो रहा है, ये डेटा हिंदुस्तान का ये 2 महीनों में, 2 सालों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। उससे पहले जो है करीबन 5.5% के आसपास कंसिस्टेंट था। इसके अंदर काफी सारे सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज में आते हैं वो कैलिब्रेट नहीं हो पाते हैं, ये सिर्फ फॉर्मल सेक्टर्स का देख के देखा जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से प्रॉब्लम में आए हैं वो इसलिए भी आए हैं क्योंकि जो सरकार ने कुछ कदम उठाए फॉर्मलाइज करने के सिस्टम को, कि डीमोनेटाइजेशन तो कैशलेस का चक्कर वो अलग थी, पर GST किया गया, स्ट्रक्चरिंग की गई, काफी सारी कंपनियां थी जो बेनामी कंपनियां क्या कदम उठाने की जरूरत है? मुद्दे पे आ जाइए सर। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो जो कदम उठाए उसकी वजह से काफी सारे जो लोग ऐसे दिखा रहे थे अपने आप को एम्प्लॉयड है, पर वो एम्प्लॉयड नहीं थे और अनडिस्गाइज्ड कंपनीज में दिखा रहे थे, वो चीज देखने को आई। कुछ लोग भूखे। अब जो कदम को उठाने चाहिए, हमने आज से 5 साल पहले एक वर्ड पेपर लिखा था जिसके बेसिस पे
अरविंद केजरीवाल ने भी और यूपी गवर्नमेंट में भी उन्होंने लगाया है, जिसमें हमने कहा था कि लेबर एक्सचेंज जो एक अभी फॉर्मल लेबर एक्सचेंज बन रहा है वो नहीं, जिसमें आप अर्जी दीजिए तब करिए। एक जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है इस तरीके एक्सचेंज, जैसे नौकरी डॉट जो उन्होंने एक बनाया, रोजगार के नाम से बनाया दिल्ली सरकार ने, और यूपी ने भी कहा कि हम एक नेशनल लेबर एक्सचेंज बनाना चाहते हैं, जहाँ पे आदमी आके चाहे वो 2 घंटे लगाना चाहे, 4 घंटे लगाना चाहे, सारा दिन लगाना चाहे, पूरा लंबे समय वहां पे आके रजिस्टर कर सके। एक तो ये चीज देखने की बात है। दूसरी चीज जो है उसके अंदर ये है कि किस तरीके से जो सरकार ने स्कीमें लागू करी हैं पिछले 4-5 सालों में, उनको धरा पे उतारा जाए। जैसे अभी गंगा प्रोजेक्ट अब जाके 4-5 साल के बाद शुरू हुआ है। इस तरीके से कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं, इस तरीके से और वाटरवे कॉरिडोर बनाए गए हैं, इस तरीके से और बहुत सारे कॉरिडोर हैं, स्ट्रक्चर हैं जो सरकार ने किए। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम किया, रोड रेलवे में काम किया, बट काफी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे, पर वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, बिल्कुल बात नहीं। ठीक है, जमीन की बात करी जा रही है पर वो अभी भी ले नहीं पा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब वो जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार तो तभी मिलेगा सरकार के माध्यम से जब वो प्रोजेक्ट जो सरकार ने लेआउट किए, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट किए पूरे हिंदुस्तान में, जाहिर तौर पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। दावे और वायदे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल भी होना चाहिए, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।